बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब हैं, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। ये प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहाँ पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं। और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्मबंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदही की है। इस निशानदही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहां पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां खलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है कि उजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेग्सेट में, और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं? आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही नीयत होती है। हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाएं तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, इसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीज़ें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही। ईरान को ज़्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निज़ाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए। गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं, और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं, और 2105 अफराद वहां पे जख्मी हैं, और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी हैं।
तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है, ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफ़ेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के ज़मीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो वाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, या जो हीट होती है, वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज़ पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल और लगातार वो ये लबनान पे भी फेंक रहा है और लगातार इसको ईरान के ऊपर भी फेंका जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नज़रसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका ज़रा आप स्टेटमेंट देखें, इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। देखें, आबनाए हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता, तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखिए, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबका सबको पता चल गया कि ये तो मिथी टूट गई इसराइल की आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफ़ियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फ़ायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजर आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराम की गई हो, अद्वियात, बाकी चीज़ें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है, आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम पहुँचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया।
जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहाँ पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी ज़रूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है। यानी वहाँ खलीजी ममालिक में खुराक पे जमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है, और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मत से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे, और तफरीह के लिए मारेंगे, फन के लिए मारेंगे, इंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज होंगे आप ये सोचें। और वो उससे बड़े ज़हनी मरीज तब साबित होंगे जब वो कह रहा है कि मुझे बम मार के तफरीह मिलती है और ये अमन के नोबल इनाम की नामजदगी वापस नहीं ले रहे। तो नाज़रीन, कमाल किस्म की जोड़ी बन गई है। जैसा ट्रंप है वैसे ही उसके पाकिस्तानी टाउट है। वो कहता है जनाब उसको बम मारने का, मिसाइल मारने का मजा आ रहा है, वो उसकी तफरीह है। और ये कहते हैं जनाब आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और दोनों अपनी अपनी बात से पीछे भी नहीं हटते। हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है। ट्वीटों का एक लंडा बाजार है, और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गजा ना पहुंच पाए। अंदाजा करें आप। अब इसको मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते। वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गजा ना पहुंच जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गजा पहुंचाऊं। और जब वो गजा में वहां पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफकत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरीशुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म यह है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहां से ले जाएगा। और साथ में यह भी कहा कि यह सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, एएनपी है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई। और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में बड़ा किरदार अदा किया था, गंडापुर पे बड़ी तनकीद हुई जब वो वजीर आला बने तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि पहले वो कहते रहे कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर किरदार अदा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस एक्शन के लिए ना तैमूर झगड़ा साहब ने पूरी एक ग्राउंड बनाई हुई है। बाकायदा एंटी करप्शन में जाके कुछ अफसरान ने ये बयानात दे दिए हैं कि जनाब हमने तो कोई और रिजल्ट बनाया था, ये तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ है जो फॉर्म 47 में है, ये जाली रिजल्ट है जिसके ऊपर तैमूर झगड़ा को हराया गया है।
अब ये जिन अफसरान ने बयान दिए, इस मामले को रोकने की इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटी करप्शन में यह मामला चल रहा है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कमबख्ती आएगी उन अफसरान की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की थी। काबीना का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत उसके ऊपर जारी है। इमरान खान साहब से मुशावरत का इंतजार है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो मुशावरत हो जाएगी। वैसे इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ना सुहेल अफरीदी से, तो ये बात तो पक्की है कि निज़ाम बड़े गौर से सुनेगा, कैमरे भी बड़े टाइट करके लगेंगे, खुफिया माइक्स भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएगी, पूरी बगिंग की जाएगी ताकि एक एक लफ्ज़ और एक एक एक्सप्रेशन नोट किया जाए कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को क्या कहते हैं और वो वहाँ से क्या पैगाम लेकर जाते हैं। निज़ाम एक एक चीज़ को नोट करेगा जब ये मुलाकात होगी, ताकि उसके बाद वो अगली हिकमत अमली बना सकें। फिलहाल तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने एक अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया, एक अपील भी की हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बहुत कम ही रहती है, लेकिन यह है कि चलें और कुछ नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद एक्सपोज तो जरूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नजम सेठी ने दावा किया कि वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो ही चीजें हो सकती है ना, फजलुर रहमान साहब की सियासत का उसूल तो सिर्फ फायदा है, मुनाफा, कि जितना मैक्सिमम मुनाफा वो कमा लें। देखें ना, जो इनके वालिद गिरामी थे वो दरवेश आदमी थे, उनकी बड़ी इज्जत थी सियासत में। फजलुर रहमान साहब ने सियासत में इज्जत से ज्यादा कामयाबी, यानी उन्होंने इज्जत को कामयाबी नहीं समझा, उन्होंने समझा कि जितनी मैक्सिमम पोजीशंस आप ले सकते हैं। आज इस खानदान के पास अरबों रुपए हैं, बेशुमार पैसा है, बेशुमार मालो दौलत है, बेशुमार ओहदे इन्होंने एंजॉय किए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल, बहुत सारा कुछ इनके पास है। तो ये अपने वालिद वाली इज्जत फिर एंजॉय नहीं कर सकते ना। आपने चूज कर लिया कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो एक तो ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अफरा तफरी फैला रहे हैं ताकि किसी और के लिए रास्ता बने। सादी बात ये, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने का रास्ता बने, फजलुर रहमान अफरा तफरी फैलाएंगे। वो ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ऐसे थोड़ी लग जाते हैं मार्शल लॉ, ये नहीं लगना। हाँ, एक और बात कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें मुझे यकीन आता है कि फजलुर रहमान साहब 27वीं आईनी तरमीम के लिए अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके सौदे के लिए तैयारी हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम जब की जाए तो फजलुर रहमान साहब को उनकी मर्जी का रेट मिलना चाहिए। नादरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए कतर में और उन मुज़ाकरात के नतीजे में सीज फायर हो गया है। अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कतर के अंदर जाकर ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर कुछ और लोग थे, ये लोग वफद लेकर गए कतर में, जबकि अफगानिस्तान का वफद भी वहीं पे आया और इनके बीच में मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है उसको कामयाब करार दिया गया कतर की जानिब से और ये कहा गया कि जनाब मामला तय हो गए हैं और फिलहाल सीज फायर है। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, यानी पाकिस्तान कोई एरियल स्ट्राइक नहीं करेगा, ड्रोन अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा और दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में यानी तुर्की में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब कतर और तुर्की दोनों का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की जानिब से। देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं वो कतर की जगह काबुल में हो सकते थे, इस्लामाबाद में हो सकते थे, पेशावर में हो सकते थे और ये बिल्कुल हो सकते थे, ऐसा कोई दूरियां थी नहीं दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, वो इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। भारत की डिप्लोमेसी काम कर गई, पाकिस्तान की कमजोर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ये उस रास्ते पर चले जो रास्ता इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था। एक तो ना इनका साबुन बड़ा स्लो है, इनका दिमाग भी बहुत आहिस्ता काम करता है। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि आपको अगर दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आप अफगानिस्तान के साथ बैठ जाइए, उसके साथ बैठ के आप बात कीजिए। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो कबायली जरगे हैं, मकामी कबाइल हैं, उनको एतमाद में लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए और फिर आप